नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू की अहमियत। साधना जी के बड़े बेटे की शादी आखिरकार बड़े ही धूमधाम से बिमला जी की बड़ी लड़की आरती से तय हुई। कुछ ही दिनों में शादी हो बहू आरती ने साधना जी के घर कदम रखा। आरती एक और जहां मायके में घर की सबसे बड़ी लड़की थी, वहीं खुदा न खास्ता ससुराल में भी बड़ी बहू बन गई। इसे ही कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। साधना जी का बेटा आकाश बैंक में कार्यरत था, तो उनकी बहू भी कहाँ बेटे से कम थी। पढ़ी लिखी, बीएड डीएड, घर के सभी नाते रिश्तेदार, मोहल्ले की महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। साधना जी की तो किस्मत ही बुलंद निकल गई। जैसा नाम वैसा ही भाव, सुंदर सुशील शांत स्वभाव की हमारी बहू आरती। साधना जी खुशी से आरती की बलैया लेते हुए कहीं और उसके माथे को चूम ली। सभी बहू को देख तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। ये देख साधना जी फूले न समा रही थीं। बहू आरती के घर में चावल से भरे कलश गिरा के आगमन हुआ। कुछ देर तक तो रस्मों रिवाजों की घड़ी चलती रही। फिर साधना जी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ आरती को उसके कमरे में जाने को कहा। आरती अपनी दोनों ननंद रिया और प्रिया के साथ अपने कमरे में आ गई। आरती कुछ देर तक तो बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी, बिल्कुल नर्वस, लेकिन दोनों ननंद ने आरती के साथ जमकर ठहाके लगाए। परिवार के और भी बच्चे आरती के कमरे में ही आकर बैठ गए। समय बीतता जा रहा था। आरती रात भर की थकान से बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, ऊपर से भारी लहंगा। तभी साधना जी आईं और बोलीं, अरे तुम सब यहाँ क्या जमावड़ा लगाए हो? अरे भाभी सदैव के लिए यहीं आई है, आप कहीं और थोड़ी जाने वाली हैं। चलो निकलो, सबको भी आराम करने दो। प्रिया भाभी की मदद कर दो और लहंगा बदल कर। बहू तुम थोड़ा आराम कर लो। जी मम्मी जी, आरती ने धीरे से जवाब दिया। सभी साधना जी का आदेश पाकर कमरे से बाहर चले गए। प्रिया और आरती मिलकर लहंगे को बदल आराम करने लेट गई। भाभी इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लिया आपने? वही दक्खी लाल जी के यहाँ से, आरती ने जवाब दिया। बहुत ही मस्त है, मैं भी वहीं से लूंगी। दोनों के बीच बातचीत होते होते कब आंख लग गई, आरती को पता ही न चला। तभी आरती को किसी की आहट कमरे में सुनाई दी। आरती हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गई। किसी तरह असहज तरीके से पलंग के एक किनारे खड़ी हो गई। सामने उसका पति आकाश और उसके दोनों देवर राहुल और अमित खड़े थे। आकाश कुछ बोलते उससे पहले राहुल ने मजाक के रूप में हंसकर कहा, अरे भाभी, इतना सम्मान दोगी ना तो दिन भर बस उठक बैठक ही करती रह जाओगी। क्योंकि आकाश भैया, उन दोनों ने चुटकी लेते हुए प्रिया को जगाया। अरे ओ मोटी, उठ, शाम हो गई है, कितना सोना है। आकाश भी अपना सामान लेकर वापस से कमरे के बाहर चल गए। आरती अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी साधना जी रिया उसकी छोटी ननंद के साथ आई। अरे बहू, आराम कर ली हो तो अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मुंह दिखाई की रस्म है। जी, आरती ने सर हिलाकर जवाब दिया। साधना जी जाते जाते रिया को सहेज गईं, सुंदर से सजा कर लाना अपनी भाभी, ताकि सब लोग देखते ही रह जाएं। अरे मम्मी, भाभी को क्या सुंदर बनाना, भाभी तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं। आरती कुछ ही देर में चुनरी वाली साड़ी पहनकर घूंघट में नीचे आ गई। सबके पैर छूकर वहीं बीच में बैठ गई। आरती को सबने ढोलक दे दी। कुछ देर तो आरती चुप रही, फिर उसे जो आता था उसने थाप सुना दी। थाप के साथ ही गुनगुना भी दी। सबने जमकर ताली बजाई। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। सब ही आरती की तारीफ कर रहे थे, मगर आरती इतनी थक चुकी थी कि उसे ये सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सबको मुस्कुरा के जवाब देना और लगातार पैर छूना उसके आज कमर ही टूट रही थी। मानो लगातार जैसे तैसे रिवाज समाप्त हुई। कुछ रिश्तेदार आज ही अपने घर को लौट गए। आरती भी अपने कमरे में आ गई। सबके चहल पहल के बीच तो पैर को सीधा कर लेट गई। तभी आरती की ननंद प्रिया कमरे में आई और बोली, भाभी कल आपकी एग्जाम है, और आंख मारते हुए बोली, ऑल द बेस्ट भाभी, गुड नाइट। आरती कुछ समझती कि प्रिया दरवाजा बंद करके चली गई। रात को कमर दर्द से आरती इतना रोने लगी कि उसे घर की याद आ गई। तभी बगल में लेटे पतिदेव आकाश की नींद खुल गई। क्या हुआ आरती? आरती चुप होकर बोली, कुछ नहीं, बस हल्का कमर में दर्द है, लेटा नहीं जा रहा। क्या यहाँ आयोडेक्स या जेल है? हाँ, मैं अभी
देता हूँ। पतिदेव झट से वार्डरोब से आयोडेक्स निकाल आरती की ओर बढ़ा दिए। आरती लगाकर फिर लेटी तो सो ही गई। अगले दिन आरती सुबह सुबह ही नहा धोकर नीचे आ गई। मंदिर में हाथ जोड़ वो 2 मिनट तक मम्मी जी को शांत होकर देखती रही। साधना जी गुनगुनाते अंदाज में फूलों की क्यारियों को ऐसे सींच रही थी मानो पूरे घर की देखभाल भी ऐसे ही हो। पापा जी बाहर गार्डन में बैठकर पेपर की बॉट लगा रहे थे। सालों के पास खबर कम अब विज्ञापन ज्यादा रहता है। मौसा जी भी हाँ में हाँ मिलाए पड़े थे और एक साथ बैठकर चाय की चुस्की के साथ भड़ास निकाल रहे थे। तभी मम्मी जी की नज़र मुझ पर पड़ गई। अरे आरती बहू, तुम कब आई? सोई की नहीं ठीक से? मुझे लगा तुम भी प्रिया और रिया की ही तरह सुबह देर से ही उठती हो। बोलते हुए मम्मी जी मेरे नज़दीक आई और हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो मैंने तुम्हारे खाने की तारीफ बहुत सुनी है, मगर अब चखने के दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए वो मुस्कुराई। मैं चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिला दी। मेरा सिर हिलाना कि मम्मी जी ने झट से कहा, बहू आज तुम क्या बनाओगी? शुरुआत तो पहले रसोई की मीठे से होती है, जिससे परिवार में सदैव रिश्ता मीठा मीठा रहे। ऐसा करो, तुम हलवा या खीर बना दो। जी, आरती ने साधना जी को सर हिलाकर जवाब दिया। तभी ननद आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, चलिए आपको आपकी रसोई से परिचित कराती हूँ। ये है आपकी रसोई और ये रहा सारा सामान, सूजी का हलवा बनाने वाला और खीर बनाने वाला। ऑल द बेस्ट भाभी। इतना बोलते हुए प्रिया किचन से बाहर चली गई। आरती बिल्कुल अकेले ही किचन में कुछ पल तो खड़ी थी, मगर मानो उसे लाइटर भी चलाने ना आता हो। किसी तरह गैस जलाकर उसने ज्यों ही कढ़ाई चढ़ाई, उन्हीं बीच साधना जी रसोई घर में झांक कर बोली, अरे बहू घी कम डालना, तुम्हारे ससुर जी को कम देना है। उनका इतना बोलना कि कढ़ाई में घी थोड़ा ज्यादा ही गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब क्या करूं? सब क्या कहेंगे मुझसे? आज तक तो सिर्फ 4 लोगों का ही खाना नाश्ता बनाई हूँ और यहाँ 10 लोगों का कैसे बनाऊं? उसने अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए वापस से शुरुआत की। पहले खीर चढ़ाई और फिर दूसरे तरफ हलवा। इतना सा करने में उसे आधा 1 घंटा लग गया। फिर दोबारा साधना जी आई और बोली, कोई चीज चाहिए तो नहीं, कोई मदद चाहिए तो बोलो। साधना जी ने मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं नई नवेली क्या बोलती भला, किसी से की मदद नहीं चाहिए, मगर एक लोग तो यही रही है, लेकिन ससुराल में पहले दिन कौन लड़की भला बोल पाती है। आरती अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में उसने कभी भी काम नहीं किया है। हाथ शुरू में तो कांपने लगे, लेकिन फिर आरती पूरे हिम्मत के साथ किचन में खुद का माइंड मेकअप की और किसी तरह दोनों चीजें बनकर तैयार कर दी। सासू माँ और दोनों ननद किचन में आईं और बोली, वाह क्या खुशबू है। साधना जी दोनों चीज बना देख खुश हो गई, बोली, अरे वाह दोनों ही चीज बना दी, मुझे लगा पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। ये सब देख दिल प्रसन्न हो उठा। अच्छा, रिया प्रिया दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सबके लिए प्लेट में हलवा और कटोरी में खीर निकाल दो। इसी बीच साधना जी ने अपने गले में डली हुई चैन को निकाल बहू आरती को पहनाते हुए बोली, ये खानदानी चैन है मेरी, सास ने मुझे पहली रसोई पर दी थी और उनकी सास ने उन्हें, अब ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब से रसोई की मालकिन तुम हो। बाकी कामों के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं, मगर खाना हम बहू के हाथ का ही खाएंगे। आरती उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा बहू जाओ, तुम ऊपर आराम करो, अभी प्रिया तुम्हें नाश्ता ऊपर ही पहुंचा देगी। जी। आरती सर हिलाकर ऊपर आ गई। आरती का सारा दिमाग हलवा और खीर पर लगा था। न जाने सबको कैसा लगा। पतिदेव आकाश आरती को देखकर बोले, अरे तुम्हारा दर्द कैसा है, अब ठीक है? हाँ तो आराम करो, घूम क्यों रही? आरती 2 पल को आकाश को देखती रही और आकाश सीढ़ी से नीचे उतर गए। नीचे से सभी की आवाज आ रही थी, अरे वाह क्या लाजवाब रबड़ी जैसी खीर बनी है, मजा आ गया। तभी प्रिया आई और हलवा खेल लेकर बैठ गई और गाल को खींचते हुए बोली, लाजवाब बनाया है आपने। इतना सुन आरती मुस्कुरा दी। यहीं से शुरू हुआ आरती के जीवन का नया सफर। जिस पहले सफर में वो पास हो जाने से थोड़ी खुद को सहज महसूस कर रही थी। वक्त बीतता गया और दिन हंसते बतियाते निकल गया।
तभी माँ ने बताया, बहू कल दावत है, तुम्हें सबके लिए अपने चटक हाथों से खाना बनाना होगा। आरती मन ही मन सोची 10-15 ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन साधना जी ने जब बताया कि कल 25 लोग दावत पर आ रहे हैं हमारी बहू के हाथ का खाना खाने, ये सुनते आरती के होश उड़ गए। 25 लोग का खाना। फिर उसे लगा जब इतने लोग आ रहे हैं तो सब उसके साथ मिलकर हाथ भी बटाएंगे ही। आरती पूरी रात इसी में बात में उलझी रही कि इतने लोगों के लिए क्या बनाए वो। अगली सुबह आरती जब नहा धोकर आई तो आरती मंदिर में हाथ जोड़कर ज्यों पलटी। साधना जी बोली, कितनी संस्कारी बहू है हमारी। आरती ज्यों पैर छुई तो आशीर्वाद देते हुए साधना जी बोली, अरे बहू कल बताई थी ना आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमने क्या क्या सोचा बनाने को। आरती बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या बोले वो सासू माँ से। उसने 2 पल रुक कर बोला, मम्मी आप बता दीजिए, वही बना दूंगी। साधना जी ने शुरू किया खाने का मेन्यू बताना। सब्जी में दम आलू, मटर पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद, और मीठे में तुम चाहो तो खीर बना लो या रहने दो, मीठे में हम लोग रसगुल्ला चला देंगे। बहुत सारा रखा हुआ है जी। आरती इतना सब सुनकर चौंक गई। फिर सोची, इतना चाहने वाला ससुराल मिला है, इतने लोग के खाना बनाने के लिए कम से कम दोनों ननदों में से एक भी साथ रहेगी तो सब झटपट हो जाएगा। आरती किचन में गई और सारे सामान ढूंढने की कोशिश करने लगी। आरती सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे वो इतना कुछ बनाएगी। आरती अभी सोच ही रही थी कि कैसे किसी की आवाज़ दूं। तभी आरती की ननंद प्रिया किचन में आ गई। भाभी क्या खोज रही हो? वो खाना बनाना है ना, तो वही सारा सामान ढूंढ रही। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ क्योंकि अभी आप नहीं है ना, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, और झट से सारा सामान उसने 2 मिनट में रैक पर रख दिया। क्या क्या बनाना है? आरती ने बताया। उसकी ननद ने तुरंत सारे सामान इकट्ठा कर निकाल दिया और किचन से चलती बनी। कुछ मिनटों पर आरती का पति आकाश आ गया और आरती को अकेले किचन में देखकर अपनी बहनों से बोला, अरे कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा लो। भाई की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक स्वर में कहा, हमें तो बड़ी अच्छी भाभी मिली हैं जो कोई काम ही नहीं कराती। इतनी प्यारी भाभी किसको मिलने वाली। ये सब सुन आरती दुखी हो गई कि कैसी बहनें हैं जो भाई के आगे भी मुकर गईं। सबको अब सब खाना खाने की बारी थी और आरती की दोनों ननद सबको सर्व करती गईं। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। इधर आरती किचन में खड़ी खड़ी बिल्कुल थक चुकी थी। उसे अब सिर्फ बैठने की इच्छा थी, लेकिन कहाँ आसान होता है ये सब ससुराल में। उन्हीं बीच बीच में कभी मासी चाची, कभी कोई भाभी, कोई आ ही जाता, और उन्हीं उसी बीच में सबका पैर छूना, सब कुछ एक आज़ाद घर की लड़की के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार किसी तरह वक्त बीतता गया। सासू माँ बड़ी खुश थीं। उनकी बहू की तारीफ हुई, लेकिन बहू की स्थिति का अंदाजा महज सिर्फ और सिर्फ आरती ही लगा सकती थी कि वे कितनी थक चुकी है। इस समय आरती को बिस्तर की याद आ रही थी। सासू माँ ने आरती को 201 थमाते हुए बोला, तुम्हारा नैंग बहू। आरती को लगा कि जैसे महाराजिन को घर पर पैसे मम्मी दिया करती थी, आज ठीक वैसे ही उसे उसकी सास ने उसे दे दिया। सबके जाने के बाद आरती थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर पड़ते उसके आंखों से आंसू छलक गए। कैसा परिवार है। फोन उठाकर देखी तो घर से 6 मिस कॉल पड़े हुए थे। उसने फोन मिलाकर बात किया, सबका हालचाल लेकर रख दी। आरती समझ चुकी थी कि जिंदगी की असली राह ससुराल है, जहां हजारों लोग के होते हुए भी अकेली हूँ। सोचते सोचते कब सो गई उसे पता ही न चला। अब आरती की हर सुबह इन्हीं सब में कब बीत जाती उसे महसूस भी ना होता। ऊपर से साधना जी हर बात पर ये कहती, ये घर अब सिर्फ तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही अब संवारना है। आरती बिना जवाब दिए काम करती रहती। रोज जब हर कोई सोता रहता तभी आरती की सुबह हो जाती। देवर का कॉलेज, पतिदेव का ऑफिस, ननंद का स्कूल और सुबह का सबका नाश्ता। हर रोज आरती अपने परिवार के लिए जल्दी उठती और अपने कार्य में जुट जाती। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? यह तो हर गृहिणी की कहानी है, जिसकी दिनचर्या ही परिश्रम से शुरू होती है और परिश्रम पर बंद। यही तो है महिलाओं का काम।
जो मर्द प्रधान को बहुत ही आसान लगता है। मगर कभी निभा कर तो देखिए जनाब, एक दिन में ही एक महिला का परिश्रम समझ आ जाएगा। रोज सुबह का कार्य पूरा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा, धूल को झाड़ना पोछना, कमरे को ठीक करना, घर के राशन खरीदने की लिस्ट बनाना, सबके कपड़े धोना और उसे सुखाने के लिए छत तक की दौड़, यही तो है अब आरती की जिंदगी का हिस्सा। वक्त की सुई अपने हिसाब से दौड़ लगा रही तो वहीं आरती के शादी को देखते देखते 1 साल गुजर गए। उन्हीं बीच घर में एक साथ दो खुशियां आई। पहली, आरती प्रेग्नेंट थी और दूसरी, प्रिया की शादी। आरती को लगा शायद अब तो आराम कुछ दिन कर ही लूंगी, मगर उन्हीं बीच घर में प्रिया की शादी पड़ने से आरती के लिए पूरा दिन ही बिल्कुल हैट्रिक हो जाता है। लेकिन कौन सा घर पोते की आस में बहू को आराम नहीं देता। साधना जी ने भी आरती के कामों को कम करने का प्रयास किया। कुछ दिन के लिए बाई और महाराजिन लगा ही दिया, लेकिन बिन महिला आंगन सूना है। वाकई यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आरती पर दिन भर की दौड़ अभी भी कहाँ कम थी। घर की बड़ी बहू जो ठहरी, वक्त बीता और प्रिया की शादी भी किसी तरह आरती ने बिता ही डाला। वक्त भी अपनी रफ्तार पकड़े दौड़ रहा था। कुछ ही महीनों में आरती का माह पूरा होने को ही हो गया और उसकी डिलीवरी हुई। मुबारक हो, बेटी हुई है। आरती यह सुन उदास हो गई कि मम्मी जी को तो चिराग चाहिए था। बेटी की आने की खुशी जहाँ एक और सबको थी, वहीं साधना जी को बिल्कुल नहीं। वक्त बीता और साधना जी का गुस्सा भी बदला। आखिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद अपनी लक्ष्मी को स्वीकार ही लिया, वो भी ये बोलते हुए कि जल्दी अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे लिए एक भैया लेती आए। सभी उनकी ये बात सुनकर खिलखिला दिए, मगर आरती सिर्फ मुस्कुराकर मम्मी जी की वो फरमाइश सुन रही थी जो उसके हाथों में नहीं बल्कि भगवान के हाथों में थी। बेटा बेटी तो एक स्वरूप है ना, ना तो बेटी कम है और ना बेटा कम है। साधना जी ससुर जी ने सासू माँ को टोकते हुए कहा, हमारी प्रिया रिया आकाश या इन दो नालायकों से कम है क्या? अरे बहू, अच्छा हुआ नालायक जन्म न लिया, वरना ये तीन मिलकर उसे भी खराब कर देते। देखिए जी, पोती होने का घमंड ज्यादा ना करो। पोती भी तो मेरे नालायक की वजह से हमारे आंगन में है। सासू माँ ससुर जी से ठुनकते मिजाज में बोली और पोती का नाम झट से रख दिया। मीरा, मीरा यही गूंज रहती हर जगह, हर घर के कोनों से। समय के साथ मीरा बड़ी होती गई और मेरी आफतें बढ़ती गईं। अब घर में एक हिस्सा ऐसा था जिसका ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर ही डिपेंड था। मीरा को दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, खाना पीना सब कुछ मुश्किल था। मीरा की पूजा पाठ पे भी सब कुछ मुझे ही तो निभाना था। निभाते निभाते सासू माँ की हर बात को अमल करते करते मैं थक ही रही थी। शादी होने के बाद सुनती आई थी सब कुछ बहुत अच्छा किल होता है, लेकिन उस अच्छे की कड़ी ये है जिसे मैं निभाए जा रही थी, मगर निभ ही नहीं रहा था। काश घर के किसी कोने में मेरे लिए पुकार आए कि बहू तुम भी आराम कर लो। न नींद पूरी होती, न मीरा की भूख। पूरे दिन जगना, रात रात भर मीरा का जगना, उसके पीछे मुझे भी जगना, उसके बाद सुबह के काम, परिवार कितना मुश्किल का सफर है लड़कियों का। फिर भी सबको उसमें कमी दिखी जाती है। वक्त के साथ मीरा भी बड़ी होने लगी और मैं बिल्कुल निसहाय। जहाँ एक और बाकी घर वाले चैन की नींद सोते, वहीं आरती ना तो नींद पूरी ले पाती ना ही आराम। उसके दिन पूरे दिन की भूमिका महज कमरे से किचन, किचन से कमरा हो गया था। कभी कभी आरती जब किचन में खाना बनाती रहती तो तभी मीरा सोकर उठ जाती और उसे न पा कर रोने लगती। ज्यों आरती किचन को जैसा तैसा छोड़ गैस को कम कर कमरे में मीरा के पास भागती, त्यों ही उसे ध्यान आ जाता कि गैस बंद करना था और वो गैस बंद करने के लिए दौड़ पड़ती। यही कारण है कि जब तक मीरा सोती रहती, आरती खटाखट अपने कामों को निपटाने में जुटी रहती। लेकिन कहाँ इतना आसान होता है अकेले सुपर वुमेन बनना। वक्त बीतता गया, मीरा भी समय के साथ बड़ी हो गई। आरती की परेशानियां थोड़ी कम नहीं बल्कि और दिन पर दिन बढ़ती गईं। मीरा के पसंद का लंच बनाना, उसकी पसंद को ध्यान देना, उसकी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करना जैसे आरती का ही तो काम हो। घर के बाकी सदस्य सिर्फ फरमाइश करते,
शादी के बाद प्रिया अक्सर यहीं पड़ी रहती, 2-2 3-3 महीने। उस पे भी कभी कोई यह नहीं सोचता कि भाभी भी थक जाती होगी, बल्कि प्रिया ये जरूर मीरा से कहती, तुम्हारी मम्मा सुपर वूमन है। मीरा खिलखिला पड़ती, आकाश, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, या मैं थक भी जाती हूँ, या मुझे भी आराम की ज़रूरत है, बल्कि उल्टा कहते फिरते, ओफ आरती, तुम हर काम में निहायती ढीली होती जा रही हो, कछुए से भी ज़्यादा सुस्त हो। क्या हो गया है तुम्हें? एक समय तुम हर काम से एक्टिव रहती, आज तुम बिल्कुल सुस्त होती जा रही हैं। आरती ने पोछे की बाल्टी को पांव से धकेलते हुए बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा आज मुझे देर होगा आने में, तो मीरा को स्कूल से लेती आना। आरती सोचने लगी, क्या मीरा सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी है? आकाश अपने दोनों भाइयों को भी तो लाने को सौंप सकते हैं। लेकिन आरती ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब जुटी की जिम्मेदारियां दिन बढ़ती जा रही थीं। उन्हीं बीच साधना जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। अब क्या हुआ? सोने पर सुहागा। आरती के लिए अब एक और आफत बढ़ गई। साधना जी की मालिश और रोज हर काम से खाली होकर उन्हें एक्सरसाइज करवाती। यही सब करते कराते आरती के शादी को अब 10 साल गुजर गए, लेकिन आरती ने कभी उफ भी ना की। हर कोई उसे सुनाकर निकल जाता, लेकिन आरती चुपचाप सुनती रहती। एक रोज उसने आकाश से इस बात पे बात करने की कोशिश भी की, तो आकाश ने उल्टा जवाब दिया, तो कौन करेगा ये सब माँ? अरे जब उन्हें ही करना था तो शादी ही क्यों करती? तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बोलो, मैं तुम्हें दिला दूं। आरती ने आकाश से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो समझ चुकी थी अब उसकी जिंदगी इन्हीं बंधनों में बंध चुकी थी। आरती एक रोज खुद को बिल्कुल बीमार महसूस कर रही थी। उसने सब काम निपटा, मीरा को सुलाकर अपने घर अपनी बहन से बात करने लगी। बात ही बात में आरती फूट फूट कर रोने लगी। ये देख उसकी बहन ने उसे एक रास्ता दिया, क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ? आरती जानती थी इतना आसान नहीं है इस घर से बाहर निकलना। एक रोज फिर उसने आकाश से कहा, आकाश मैं थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। आकाश ने साधना जी की तरह ताने मारते हुए कहा, काम ही क्या है तुम्हें आरती? करती ही क्या हो जो रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो? आरती, शादी के 10 साल गुजर गए आकाश, मगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं करती क्या हूँ? आरती ने आकाश से कहा, हाँ वैसे भी आप कहाँ से जानेंगे ये सब? जब करना पड़े तब समझ आता है कि मैं करती क्या हूँ। आरती ने तय कर लिया, आज जो भी हो जाए वो आकाश को समझा के रहेगी कि वो क्या करती आ रही है इन 10 सालों से। तो सुनिए आकाश, आपकी बीवी करती क्या है? जब पूरा घर सोता है तब आपकी पत्नी उठकर सारा काम पूरा करना शुरू करती है। घर के नाश्ता पानी से लेकर खाना पीना तक। इतना ही नहीं, सबकी फरमाइश को भी पूरा करती है। मीरा को स्कूल से लाना छोड़ना, घर पे उसके होमवर्क पूरे कराना, और सासू माँ की मालिश। और आपके जाने के बाद का दृश्य पता है कैसा होता है? पता नहीं? पता जानिए वो भी कि क्या होता है। उसके बाद उस जिस वक्त आप उलाहना देते हुए घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी, खाने का डिब्बा, और रोज की तरह याद दिलाना मीरा को, आप लाइए या मैं। आपके जाने के बाद घर में छूटा हुआ कार्य पता है क्या होता है? टेबल पर पड़ा फड़फड़ाता अखबार जिसके ऊपर चाय का कप रखा होता है, बाथरूम में पड़े आपके और मीरा के गीले चड्डी बनियान, और ठीक से बंद न किया हुआ नल जिसकी टोंटी से बूंद बूंद गिरता पानी, बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया और हेयर ऑयल का ढक्कन खुला हुआ बोतल फेंका रहता है जिससे न जाने कितना तेल हर रोज बिस्तर पर गिरा रहता है, जिसे साफ करने में घंटों मेहनत लगती है। अलमारी से निकाली हुई 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट जिसमें से एक जोड़ी ही आप पहन कर जाते हैं, बाकी बिस्तर पर ही फेंक निकाल जाते हैं। मीरा के द्वारा चलाई गई तेज आवाज में टीवी जिस पर मीरा के पसंद के कार्टून नेटवर्क चलता रहता है, और मैं आरती, आपकी पत्नी, जिसे ये सब रोज की तरह व्यवस्थित करती आ रही इन 10 सालों से, जिसे आप अभी तक किसी को न दिखा। कभी सोचा आपने कि कैसे ये घर हर दम व्यवस्थित दिखता है? नहीं सोचा? क्यों सोचिएगा, ये तो औरतों का काम है ना, बोल दीजिए। आरती की आंखें इतना सब कुछ बोलते बोलते गला भर आया और आंखें छलक पड़ी। अभी इतना ही नहीं है, और सुनिए, हर रोज आपके जाने के बाद फर्श पर घंटों की मेहनत कर
आपके घर को चमकाती हूँ, सबके जूतों के बने निशान पर घंटों पोछा लगाकर पोंछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर से आपका गीला तौलिया कैसे गायब हो जाता है? हर शाम आपका गंदा कमरा कैसे साफ होता है? हर सुबह फ्रिज को साफ करना व दूध दही और घर के बाकी राशन को देखते रहना, उनकी लिस्ट तैयार करना, बाजार से आए सामान को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर पाई पाई पैसे को जोड़ना, कितना किसमें लगा, क्या बचा, उसमें मीरा की पढ़ाई को भी ध्यान देना। कभी सोचा आपने या आपके परिवार ने हर दिन अलग अलग फरमाइश का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कैसे बदलता है, मेज को खाने से कैसे अकेले सजाती है? आरती नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपके सारे कार्य जो बने बनाए हैं, खुद को कहाँ कुछ करना है। ओह, करते तो हैं एक बहुत बड़ा काम आप सभी मिलकर मुझे हर पल सुनाने का काम, हर काम में कभी कमी निकालने का काम। बस आकाश, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ। आकाश ने आरती की बात को काटते हुए कहा, तो घर कौन देखेगा? हमारे सारे काम, टाइम पर नाश्ता, खाना, मीरा का स्कूल भी तो छूट जाएगा। मैं अकेले जाऊंगी आकाश, मीरा यहीं रहेगी। उतनी छोटी बच्ची कौन संभालेगा? क्यों, मीरा आपकी बेटी नहीं या इस परिवार की बेटी नहीं? देखिए आकाश, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ, आप माँ से बात कर लीजिए। रही बात मीरा, तो मैं उसे साथ लिए जाऊंगी, मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आकाश इतना सब कुछ शांत होकर सुनता रहा और उसने सुबह होते ही आरती से माफी मांगी, मगर आरती भी अडिग रही। आकाश की बातों में इस बार वो जरा भी ना पिघली। माँ माँ, हाँ बोल, आकाश ने साधना जी से पूछा। अरे माँ, आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हैं। अरे क्यों अचानक से? आरती यहाँ कौन देखेगा? अरे माँ, आरती से क्या पूछ रही हो? अगर जाना चाहती हो तो क्या दिक्कत है? आकाश ने माँ को टोकते हुए कहा। आरती किचन में खड़ी हो मुस्कुरा रही थी। एक लंबे अरसे के बाद आरती अपने घर जाने वाली थी, बहुत खुश थी। तभी सासू माँ ने आकाश से पूछा, अरे ठीक ठीक है, तो कब तक आना है? आरती बहू, कल चली जाओ और एक दिन रह आना। आरती यह सुनते उदास हो उठी, लेकिन मन ही मन ये सोचने लगी कि आप पहले जाने तो दीजिए। मैं जल्दी आऊंगी ही नहीं मम्मी, कुछ दिन आप लोग भी जानिए कि आरती इस घर की क्या है। आकाश के आग्रह करने पर और ससुर जी ने सुनते ही कह दिया, अरे जाने दीजिए ना साधना जी, बहू भी तो एक जगह रहते रहते बोर हो गई होगी। अजी आप भी खूब है, मैंने मना कब किया? बस बहू जल्दी ही आ जाए, वरना घर कौन देखेगा। क्या बात करती हैं आप साधना जी, बहू के पहले इस घर की बहू आप भी तो रही हैं और पहले अपने घर को बखूबी संभाला है। इतना क्या रोक टोक? बहू तू अपना सामान पैक कर ले, कल ही तुझे पहुंचाएगा। जी पापा जी, आरती ने जवाब दिया। आरती आज बहुत खुश थी कि इतने सालों के बाद अपने घर के दहलीज पर कदम रखेगी, खुलकर हंसेगी, बोलेगी, सोएगी, सांस लेगी। आरती ने रात में ही चना भिगो दिया। सुबह उठते ही चने की दाल का भरवा पराठा, खीर, आलू टमाटर की सब्जी बना दी। सबको एक एक बार चाय भी पिला दी और तैयार हो गई। प्रिया ने आरती को इतना खुश दे होते देख पूछा, अरे भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो, कोई खुशी की बात है? हाँ, मैं अपनी घर निकल रही, अपने कितने सालों बाद। अरे अचानक नहीं, कल मम्मी जी से पूछी तब जा रही हूँ। हाँ, प्रिया ने दुखी मन से कहा। कब आएंगी आप? देखिए 2 दिन रुक कर। प्रिया खुश हो गई। आरती प्रिया की भावनाएं समझ गई थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी पतिदेव ने आवाज लगाया, अरे आरती निकलो भाई, देर हो रहा है। आरती ने साधना जी का चरण स्पर्श किया और पापा जी का, तो साधना जी ने तुरंत कहा, जल्दी आना बहू, तुम्हारे बिन ये घर सूना हो जाएगा। जी मम्मी, आरती ने जवाब दिया। इधर आरती अपनी बेटी के साथ अपने घर आ गई और सबसे सालों बाद मिल बहुत खुश हो गई। आकाश के जाते आरती बहुत खुश हुई और फिर क्या, शाम के खाने पर उसने इन 10 सालों की कहानी 10 मिनट भी ना लगाते हुए सुनाने लगी। सभी चकित रह गए, इतना सीधा परिवार और इस तरह की हरकत। आरती ने 2 दिन रहकर जाना चाहा, रुकना तो वो भी चाहती थी, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी में फोन करके पूछा, कुछ दिन और रुक जाऊं?
अब बेचारे पतिदेव आकाश शांत थे। ठीक है, रह जाओ, लेकिन घर तो को तुम्हारी बहुत जरूरत है आरती इन दिनों। अरे ऐसे कैसे, आप सब तो वही हैं। मैं नहीं तो भी क्या बिगड़ रहा, घर पे सब ठीक हैं। आकाश ने दबे मन से कह दिया। हाँ ठीक, या बाद में बात करती हूँ। आरती इन दिनों इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सबने उसका हीमोग्लोबिन चेक कराया तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम निकला। डॉक्टर ने आराम को लिखा और खूब खाने को कहा। आरती बताने लगी, वहां तो मैं पानी तक सही से पी नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ सारे कामों में। इतना बोल उसकी आंखें छलक गईं। करते करते आरती एक हफ्ते किसी तरह अपने घर रुकी। एक दिन आरती को लेने उसके घर से आकाश और देवर जी आ गए। अब तो आरती चाहकर भी रुक न सकी, दबे मन से वापस अपने ससुराल आ गई। इधर सब वह ससुराल आई तो उसने देखा पूरा घर अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है। किचन में उसकी छोटी ननंद रिया खाना बना रही थी और साधना जी लगातार उसकी मदद कर रही थी। आरती ने चुपचाप अपने कमरे से ये सारा दृश्य देखती रही। अगली सुबह आरती जल्दी ना उठी और उसे किचन से रिया के बड़बड़ाने की आवाज आई। अरे जब भाभी गई थी तो ठीक ठाक थी, वहां जाते ही बीमार पड़ गई। तभी ससुर जी टोकते हुए बोले, क्यों वो इंसान नहीं? 365 दिन तो इस घर में आरती ही दिखती और हर जगह बीमार है, तो आराम कर लेने दो कुछ दिन। रिया चुप हो गई और साधना जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। 2 दिन तक घर का यह स्वरूप आरती को सुकून दे रहा था कि तभी पापा जी ने बड़ी जोर से बरामदे में बैठे बैठे कहा, अजी साधना जी जरा पकौड़े तल दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। साधना जी ने तेज गुस्साते हुए पापा जी को जवाब दिया, अजी यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा और इनको पकौड़े चाहिए। पकौड़ों की तरह तलने की मुझे जरूरत नहीं। खड़े खड़े पैरों में दर्द, अरे भगवान, पकौड़े और आपके पसीने से क्या लेना देना। अच्छा तो जरा किचन में खड़े होकर आधे घंटे काम कर लीजिए, समझ आ जाएगा पकौड़ों की कीमत। साधना जी ने पापा जी को जवाब देते हुए कहा। पापा जी जोर से ठहाके लगाते हुए बोले, वाह भाई वाह, 2 रोज खड़े होने पर तुम सब इतनी उफ कर दिए। लेकिन क्या किसी ने आरती बहू के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। या कभी आरती बहू ने ये कहा कि किसी से भी खुद के फरमाइश को खुद से पूरा करिए, या कभी बहू ने ये कहा कि मुझे गर्मी लग रही, बल्कि सदैव उसे सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते देखा है। कभी भी उसे किसी को ताना मारते बड़बड़ाते नहीं देखा, ना ही कभी उसे किसी की बुराई करते पाया। सदा जी जी में सर हिलाने वाली बहू सबको नहीं मिलती साधना जी। आज आपकी बेटियां किचन में खड़ी हो गईं तो आपको समझ आया कि किचन में पसीना भी टपकता है। अगर इस घर में सब मिलकर कार्य करें तो बहू भी भला क्यों बीमार हो। आरती ये सब अपने कमरे से सुन रही थी, उसकी आंखें भर उठीं। तब साधना जी ने तय किया, आज से सभी लोग मिलकर कार्य को निपटाएंगे ताकि बहू पर बोझ न बना रहे। आरती ने उसी दिन पापा जी के पसंद के पकौड़े तल उन्हें खिलाया। उस दिन से सभी को समझ आ गया कि आरती भी इस घर का वो हिस्सा है जिसने पूरे घर को संवार रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।